उन वर्ड्सों को आप समझ लो, जो वो वर्ड्स क्या हैं और उस वर्ड्स का क्या इसमें उपयोग है। जैसे इसमें दिनकर जी का चर्चा होना है, इसमें राम वृक्ष बेनीपुरी का चर्चा होना है, फणीश्वरनाथ रेणु जी का चर्चा होना है। दिनकर जी और राम वृक्ष बेनीपुरी, ये दोनों, जब संपूर्ण क्रांति का भाषण चल रहा था, जयप्रकाश नारायण जी की उम्र 72 वर्ष की थी उस टाइम में। 1902 में उनका जन्म है और ये 1974 में भाषण दे रहे हैं पटना के गांधी मैदान में। 72 वर्ष की आयु में जयप्रकाश नारायण जी संबोधन कर रहे हैं। उस टाइम में 1974 में देश में, पूरे देश में कांग्रेस की सरकार है, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और अपने बिहार राज्य में भी कांग्रेस का शासनकाल था और अब्दुल गफूर उस टाइम के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, जिनका शासनकाल 1973 से 1975 2 वर्षों का रहा। 1974 में जो पटना के गांधी मैदान में भाषण देने जा रहे थे जयप्रकाश नारायण जी, उस टाइम में बिहार में कांग्रेस का शासन था और अब्दुल गफूर मुख्यमंत्री थे। जिस दिन की बात हो रही है भाषण की, 5 जून 1974 को, उससे पहले दिनकर जी और राम वृक्ष बेनीपुरी का निधन हो चुका था। ये दोनों जयप्रकाश नारायण जी के बहुत ही करीबी मित्र हुआ करते थे, बहुत ही। दोनों बिहार से ही बिलोंग्स करते थे। दिनकर जी बेगूसराय से और राम वृक्ष बेनीपुरी मुजफ्फरपुर से। इन दोनों के साथ जयप्रकाश नारायण जी का जबरदस्त रिश्ता था, बहुत क्लोज थे। इन दोनों का निधन हो चुका है। जब दो दोस्त अलग होते हैं और जब खबर मिलती है कि एक मर चुका है, तो दूसरे दोस्त को आघात लगना स्वाभाविक सी बात है। तो इसमें इनका चर्चा होना है, तो आपके दिमाग में होना चाहिए, जब ये चर्चा हो रहा होगा इसका मतलब वो मर चुके थे और तब जयप्रकाश नारायण जी उनका नाम लेकर उनको याद कर रहे हैं। 72 वर्ष की आयु थी और इसमें जिस टाइम में भाषण की बात चल रही थी, उसी टाइम में अमेरिका के राष्ट्रपति की भी चर्चा होने वाली है। अमेरिका के राष्ट्रपति उस तत्कालीन टाइम में निक्सन हुआ करते थे। निक्सन का जन्म 1913 में और निधन 1994 में हुआ, लेकिन 1969 से लेकर 1979 तक 1969 से लेके 1979 तक अमेरिका में राष्ट्रपति निक्सन थे। तो बीच में एक संवाद भी आएगा जहां जयप्रकाश नारायण जी के लिए विपक्षियों का, यानी कि कांग्रेस वादियों के द्वारा एक स्लोगन डाला जाता है, निक्सन को दे दो तार, जयप्रकाश की हो गई हार। तो उसमें निक्सन जो शब्द है वो अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए संबोधित किया गया है। तो ये कुछ एक वर्ड्स हैं जो इस भाषण के दौरान आएंगे। अब सवाल उठ रहा है, जो 5 जून 1974 को जैसा भाषण हुआ, जैसी रैली हुई, जितने लोग पटना के गांधी मैदान में जमा हुए, इतिहास गवाह है, आज तक वैसा भाषण कभी नहीं हुआ। आज तक उतने लोग पटना के गांधी मैदान में कभी नहीं आए और आज तक पूरे देश में वैसी लहर कभी नहीं आई। किसी भी सरकार के खिलाफ वैसी लहर नहीं आई। उस टाइम में हो क्या रहा था? तो हो क्या रहा था, मैं आपको उस पर चर्चा कर रहा हूं। 1974 से पहले देश में जबरदस्त भूखमरी थी, गरीबी थी, महंगाई थी, बेरोजगारी थी। नारे तो दिए जा रहे थे गरीबी हटाओ, पर उस जगह गरीबों को हटाया जा रहा था। महंगाई इतनी थी जो उस तत्कालीन टाइम में किसी भी सामान्य व्यक्ति से अपने परिवार का भरण पोषण कर पाना मुश्किल था। कांग्रेस के शासनकाल में अफसरशाही बहुत ही ज्यादा हावी हो चुका था। देश के प्रधानमंत्री तत्कालीन समय में इंदिरा गांधी जी थी
उनके द्वारा एक तरह का शासन काल जो था वो बिल्कुल तानाशाही का शासन काल था, किसी से कुछ नहीं सुनना। इसलिए आप में से हो सकता है किसी को पता हो 1975 में इमरजेंसी लगी थी। आपातकालीन स्थिति में देश के सारे प्रेस को और बहुत चीजों को बंद कर दिया गया था। ये 1974 की जो घटना है, इसी के बाद देश में आपातकाल की स्थिति इंदिरा गांधी जी के द्वारा लगाया गया था, क्योंकि उस घटना के बाद देश में और जबरदस्त जनाक्रोश फैला था। जयप्रकाश नारायण जी का जो ये संवाद है ये दूर दूर तक गया था और लोगों में कांग्रेस के प्रति एक जबरदस्त विरोध था। विरोध का कारण यही था, जो भी विपक्षी हुआ करता था उसे बिना किसी बात के पीटा जाता था, जेलों में बंद कर दिया जाता था, तरह तरह से प्रताड़ित किया जाता था। तो जयप्रकाश नारायण जी का जो भाषण हुआ था, उस महंगाई के खिलाफ, उस गरीबी के खिलाफ, उस बेरोजगारी के खिलाफ, और तो और जो लोग विरोधी थे उनको जो दबाया जाता था उसके खिलाफ ये आवाज उनकी थी। वो तत्कालीन टाइम में राजनीतिक से संन्यास ले चुके थे, लेकिन देश की इस स्थिति को देखते हुए उनके पास बहुत सारे विपक्षी लोग पहुंचे और उनसे अनुरोध किए, इस जनसभा को, इस जन आंदोलन को अगर कोई नेतृत्व कर सकता है तो वो आप ही कर सकते हैं। इसलिए जीपी का आंदोलन पूरे देश में बाबू सबसे ज्यादा पॉपुलर रहा है। आज के देश में भी जीपी से बड़ा आंदोलन कोई हुआ ही नहीं। उस 72 वर्ष की आयु में जीपी जी को युवाओं का नेता घोषित किया गया था। अब सोच सकता है 72 वर्ष के बूढ़े को जवान की उपाधि मिली थी और युद्ध का नेता घोषित किया गया था। तो उम्मीद है उस तत्कालीन टाइम की सरकार के द्वारा जो लोगों पे अत्याचार हो रहा था, जो महंगाई थी, उस चीज से आप भली भांति परिचित हो गए होंगे। लोगों के बीच में जो सरकार के खिलाफ आंदोलन चल रहा था, वो डिग्रियां तो थी पर नौकरियां नहीं थी। अगर किसी के पास नौकरी था तो वेतन का अभाव था और महंगाई एकदम चरम पे। अब उस महंगाई के खिलाफ जेपी जी का आंदोलन हुआ था। 5 जून 1974 को उन्होंने डिसाइड किया था, पूरे देश से, राज्य से सभी लोगों को आमंत्रित किया गया था, जो आप सब आइए, पटना के गांधी मैदान में जमा होइए और इस देश की, इस राज्य की जो सरकार है उसके खिलाफ हम आवाज बुलंद करेंगे और पटना के गांधी मैदान से अपनी सरकार को आवाज लगाएंगे, जो हम सब आपसे नाराज हैं, हम आपकी नीतियों के खिलाफ हैं, आपको हमारी बात माननी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी। इस आह्वान के कारण हर गांव से, हर जगह से लोग चल पड़े। सरकार की योजना थी इस आंदोलन को विफल बनाने की। सरकार जगह जगह पे बैरिकेड कर रखा था, हर तरह से प्रयास किया जा रहा था सरकार की तरफ से, जो पटना के गांधी मैदान में लोग ना पहुंचे। इसलिए ट्रेनों में, बसों में, रोडों पे छापे मारे जा रहे थे। जो भी यूथ पकड़ाता था, जो भी पटना के लिए जा रहा था, उसे ट्रेनों से जबरदस्ती उतार दिया जाता था। बसों से अगर लोग जा रहे थे तो बसों को रोक दिया जा रहा था, जो पटना में कोई नहीं जाए। ये सब बातें जब जयप्रकाश नारायण जी के पास पहुंचती थी तो उन्हें बहुत दुख होता था। क्या ऐसी सरकार होती है जो एक आंदोलन को रोक रहा है, निर्दोषों को जेलों में बंद कर रहा है, लाठियों से पीट रहा है? क्या ऐसी सरकार होनी चाहिए? फिर भी उस टाइम के जितने भी लोग थे, अपने सारे दुखों को भुला के पैदल पटना की तरफ कूच कर रहे थे। अगर उन्हें लाठियों से पीटा जा रहा था तो फिर खेतों के माध्यम से, पगडंडियों के माध्यम से पटना जाने का प्रयास कर रहे थे।
बसों से उतार दिए जाने के बावजूद भी लोग पैदल पटना की तरफ जा रहे थे, गांधी मैदान की तरफ जा रहे थे, और सबके मन में एक ही आस थी, आज जयप्रकाश जी निश्चित तौर से हमारे लिए कुछ नया कहेंगे और नया बोलेंगे। हमें उम्मीद है आप सब भी अब पटना के गांधी मैदान में पहुंच गए होंगे, देश की सरकार के खिलाफ जो जनाक्रोश है उसको व्यक्त करने के लिए। अब मंच पे जयप्रकाश नारायण जी आ रहे हैं और उनका जो भाषण शुरू होता है वो उसी हुंकार के साथ वो उस देश में जो राज्य में जो कांग्रेस की सरकार थी उसके खिलाफ, उस नीतियों के खिलाफ जिस नीतियों के कारण गरीबों का शोषण हो रहा था, रास्ते में जगह जगह उन्हें पीटा जा रहा था, पटना के गांधी मैदान में आने से रोका जा रहा था। तो जयप्रकाश नारायण जी का जो संबोधन प्रारंभ होता है वो पहली पंक्ति होती है, बिहार प्रदेश छात्र संघर्ष समिति के मेरे युवक साथियों, बिहार प्रदेश के असंख्य नागरिक भाइयों और बहनों, अभी अभी रेणु जी ने जो कविता पढ़ी, अनुरोध तो वास्तव में उनका था, सुनाना तो वो चाहते थे मुझसे, पूछा गया तो यह कविता मैं सुना दूं या नहीं, तो मैंने स्वीकार किया, सुना दीजिए। लेकिन उसने बहुत सारी स्मृतियों और अभी हाल की बहुत दुखद स्मृति को जागृत कर दिया है। इससे मेरा हृदय भर उठा है। आपको शायद मालूम ना होगा, जब मैं वेल्लोर अस्पताल के लिए रवाना हुआ था तो जाते समय मद्रास में 2 दिन अपने मित्र श्री अय्यर के साथ रुका था। वहां दिनकर जी गंगा बाबू मिलने आए थे, बल्कि गंगा बाबू तो साथ ही रहते थे और दिनकर जी बड़े प्रसन्न दिखे। उन्होंने अभी हाल की अपनी कुछ कविताएं मुझसे सुनाई और मुझसे कहा कि आपने जो आंदोलन शुरू किया है, जितनी मेरी आशाएं आपसे लगी थी वो सब की पूर्ति आपसे होनी है। आपके इस आंदोलन में, इस नए आह्वान में देश के तरुणों को आपने जो दिया है, मैं देखता हूं। सुनिए, आपको सिर्फ हमारी आवाज सुननी चाहिए, बस मेरी आवाज चुपचाप सुनिए, तालियां नहीं। अब मेरे मुंह से आप हुंकार नहीं सुनेंगे, लेकिन जो कुछ विचार मैं आपसे कहूंगा वो विचार हुंकारों से भरे होंगे, क्रांतिकारी वे विचार होंगे जिन पर अमल करना आसान नहीं होगा। अमल करने के लिए बलिदान करना होगा, कष्ट सहना होगा, गोली और लाठियों का सामना करना होगा, जेलों को भरना होगा, जमीनों की कुर्कियां होंगी, ये सब होगा, ये सब झेलने के लिए तैयार होना होगा। यह क्रांति है मित्रों, और संपूर्ण क्रांति है। यह कोई विधानसभा के विघटन का आंदोलन नहीं, वह तो एक मंजिल है जो रास्ते में है। दूर जाना है, बहुत दूर जाना है। जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में, अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है, उस स्वराज को प्राप्त करने के लिए जिसके लिए देश के हजारों लाखों जवानों ने कुर्बानियां दी हैं, जिसके लिए सरदार भगत सिंह, उनके साथी, बंगाल के सारे क्रांतिकारी साथी, महाराष्ट्र के साथी, देश भर के क्रांतिकारी सभी गोली का निशाना बने या तो फांसी पर लटकाए गए। जिस स्वराज के लिए लाखों लाख देश की जनता बार बार जेलों में भर्ती रही हैं, उस स्वराज के लिए। लेकिन आज 27-28 वर्ष के बाद का जो स्वराज है उसमें जनता कराह रही है, भूख है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, कोई काम नहीं जनता का निकलता बगैर रिश्वत के। सरकारी दफ्तरों में, बैंकों में, हर जगह टिकट लेना है, उसमें भी जहां भी हो रिश्वत के बगैर काम नहीं बनता। इस प्रकार के अन्याय के नीचे जनता दब रही है। शिक्षण संस्थाएं भ्रष्ट हो रही हैं, हजारों नौजवानों का भविष्य अंधेरे में पड़ा हुआ है, जीवन उनका नष्ट हो रहा है। शिक्षा तो दी जाती है पर गुलामी की शिक्षा दी जाती है। शिक्षा पाकर दर दर ठोकरे खाना, नौकरी के लिए नौकरियां मिलती ही नहीं है।
दिन पर दिन बेरोजगारी बढ़ती जाती है, गरीब की बेरोजगारी और बढ़ती जाती है। गरीबी हटाओ के नारे तो जरूर लगाती है सरकार, लेकिन गरीबी बढ़ी है, पिछले वर्ष और ज्यादा गरीबी बढ़ी है। तालियां नहीं, बस आप सुने हमारी आवाजों को। तो मित्रों, आज की स्थिति यह है, और इस स्थिति में वहां दिनकर जी के कुछ हमें अपने शब्द सुनाई बड़े ही हृदयग्राही याद आ रहे हैं। और उसी रात जब विदा हुए दिनकर जी, तो उसी रात को हमारे मित्र रामनाथ जी गोयनका, जो कि इंडियन प्रेस के मालिक थे, के घर पे दिनकर जी को मेहमान के रूप में बुलाया गया था। दिनकर जी जब रात को उनके घर पहुंचे तो भोजन से ठीक पहले उन्हें दिल का दौरा पड़ा। 3 मिनट में ही उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। गोयनका जी ने 3 मिनट में उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया। विलिंगडन नर्सिंग होम शायद उसे कहते हैं। सारा इंतजाम था वहां पर पटना के अस्पताल तो पता ही नहीं 3 घंटे में भी तैयार हो पाता या नहीं हो पाता। सभी डॉक्टर सब तरफ के औजार लेके तैयार थे, लेकिन दिनकर जी का हार्ट फिर भी जिंदा ना हो सका और वे मर चुके थे। उसी रात उनका निधन हो गया। ऐसी चोट लगी दिल पर। उनकी यह कविता सुन के उनका वह सुंदर सौम्य जोशीला चेहरा याद आ गया। आज लगता है हमारे 2 मित्रों की कितनी कमी हमें महसूस हो रही है। आज भाई बेनीपुरी जी होते, उनकी लेखनी में जो ताकत थी, आज के जुलूस का, आज की सभा का जो वर्णन वो देते, एक एक शब्द में अंगार होता। आज दिनकर जी की जो कविताएं लिखते, नए भारत के नव निर्माण के लिए लिखते, जो देश के युवकों और छात्रों को और देश के साधारण व्यक्तियों, नर और नारियों के द्वारा आज से हो रहा शुरू प्रारंभ हो गया है। वह कविता शायद इस नवीन क्रांति का एक अमर साहित्य बन जाती, लेकिन आज दोनों ही नहीं है हमारे बीच। दोनों मर चुके हैं, न दिनकर जी हैं न भाई बेनीपुरी जी हैं। तो मित्रों, ये स्मृतियां जगी हैं और इनका भार हृदय पे है। मैं तो थक गया हूं, लेकिन आज बड़ी भारी जिम्मेदारी हमारे कंधों पे आई है और मैंने इस जिम्मेदारी को अपनी तरफ से मांग कर नहीं लिया है। तरुणों ने, छात्रों से बराबर कहता रहा हूं, जब पहला हमने आह्वान किया था यूथ फॉर डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र में युवकों का क्या रोल है, यह हमने जो बताया था उसमें लिखा था। और उसके बाद बराबर कहता रहा हूं, संचालन समिति में बहस करता रहा हूं, हम बूढ़े हो गए हैं, हमारी सलाह ले लीजिए, हम दूसरी पीढ़ी के हो गए हैं, आप नई पीढ़ी के लोग हैं, आप खुद सरकार बना सकते हैं, सरकार चला सकते हैं। देश का भविष्य आपके हाथों में है। उत्साह आपके अंदर है, शक्ति आपके अंदर है, जवानी आपके अंदर है। आप नेता बनिए, आप नेता बनिए। मैं आपको सलाह दूंगा। तो छात्रों ने कहा, जयप्रकाश जी, मार्गदर्शन से काम न चलेगा, आपको नेतृत्व स्वीकार करना ही पड़ेगा। मैं टालता रहा, लेकिन अंत में वेल्लोर जाते समय मैंने उनके आग्रह को स्वीकार कर लिया। स्वीकार करते समय मैंने अनुभव किया अपनी अयोग्यता का। जो मैं कहता रहा, जो आपके अंदर टैलेंट है, लेकिन मैं उन्हें यकीन न दिला पाया, ये अयोग्यता मैंने स्वीकार किया अपने अंदर और नम्रतापूर्वक यह भी स्वीकार किया। परंतु छात्रों से भी, आप सबसे भी यह अनुरोध है कि नाम के लिए मुझे नेता ना बनाएं। मुझे नाम के लिए नेता ना बनना है। मुझे सामने खड़ा करके कोई हमें पीछे से डिक्टेट करे, शासन करे, तो ये ना हो सकता। जयप्रकाश नारायण, तुम्हें तो यह नेतृत्व, जैसे ही अगर मुझे कहा जाए तुम्हें यह करना होगा, तो मैं इस नेतृत्व को कल क्या आज ही छोड़ दूंगा। मैं सबकी सलाह लूंगा। सुनिए हमारी बातों को पूरी, बस बातें सुनिए, समझिए। मैं सबकी बात सुनूंगा, छात्रों की बात जितना भी ज्यादा होगा, जितना भी समय मेरे पास होगा, उनसे बहस करूंगा, समझूंगा और अधिक से अधिक उनकी बात मैं स्वीकार करूंगा। आपकी बात स्वीकार करूंगा, जनसंघर्ष समितियों की बात स्वीकार करूंगा, लेकिन अंतिम फैसला सिर्फ और सिर्फ मेरा होगा। आपको मानना होगा इस फैसले को, और मानना ही होगा।
तब तो इस नेतृत्व का कोई मतलब है, तब इस क्रांति का सफल होना तय है। नहीं तो आपस के झगड़ों में, बहसों में पता नहीं हम किधर बिखर जाएं और इस क्रांति का क्या नतीजा निकलेगा। बहुत दिनों से सार्वजनिक जीवन में हूं। बात 1921 की है। मैं जनवरी के महीने में इसी पटना कॉलेज में आईएससी का विद्यार्थी था। हमारे साथ हमारे निकट के साथी भी थे। वे सब छात्रवृत्ति पाने वाले थे, सब क्रीमी लेयर के थे। मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी और उस समय सभी बच्चे क्रीमी लेयर के थे जिन्हें छात्रवृत्ति मिलती थी। और हम सब ने एक साथ गांधी जी के आह्वान पे असहयोग आंदोलन में साथ देने का निर्णय लिया। असहयोग आंदोलन करने के बाद करीब 1.5 वर्षों में यूं ही मेरा जीवन बीता। चूंकि मैं साइंस का विद्यार्थी था तो राजेंद्र बाबू के सचिव, मंत्री, मित्र या जो कहिए मथुरा बाबू थे। उनके जमाता बाबू फूलदेव सहाय वर्मा थे। उनके पास मुझे भेज दिया गया था। फूलदेव बाबू के साथ रहो और उनकी लेबोरेटरी में, उनकी प्रयोगशाला में कुछ प्रयोग करो और उनसे कुछ सीखो। महामना मदन मोहन मालवीय जी का मैं हृदय से सम्मान करता हूँ। मेरे हृदय में उनके लिए पूजा का भाव है। परंतु हिंदू विश्वविद्यालय में भी मैं दाखिल होने से कतरा रहा था। मैं तैयार न हुआ हिंदू विश्वविद्यालय में भी नाम लिखाने के लिए, क्योंकि सरकारी रुपया, सरकारी एड, मदद विश्वविद्यालयों को तो मिलती थी, परंतु वह बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी स्वतंत्र नहीं था, वह पूर्ण रूप से राष्ट्रीय विद्यालय नहीं था। तो मैं किसी विद्यालय में नहीं गया। बिहार विद्यापीठ में मैंने परीक्षा दी, आईएससी की। पास तो करना ही था, पास कर गया। उसके बाद बचपन में जब मैं हाई स्कूल में था, वहां मैंने स्वामी सत्यदेव जी का भाषण सुना था, जो अमेरिका के बारे में कह रहे थे। मैं कोई धनी घर का लड़का नहीं, बहुत गरीब घर से हूं। थोड़ी सी खेती है। पिताजी नहर विभाग में जिलादार हैं, बाद में रेवेन्यू असिस्टेंट हुए हैं। वो नॉन गवर्नमेंट ऑफिसर थे जिनकी सैलरी बहुत ही कम थी। उनकी हैसियत नहीं थी कि वह मुझे अमेरिका भेजे पढ़ने के लिए। तो मैंने सुना था अमेरिका में मजदूरी करके भी लड़के पढ़ सकते हैं। मेरी इच्छा थी आगे पढ़ना है। मुझे आंदोलन तो गिराव पे था, तो मैंने सोचा चलो अमेरिका ही तब तक पढ़ के आ जाता हूँ। कुछ लोग हैं जो हमारे बारे में पता नहीं कि उन्हें किस नाम से पुकारूं मैं, आज बरसों से मुझे गालियां दे रहे हैं। कितनी गालियां मुझे दी हैं। चूंकि अमेरिका में मैंने पढ़ा इसलिए मैं अमेरिका का दलाल हो गया। और मेरे बारे में कहा जाता था निक्सन को दे दो तार, जयप्रकाश की हो गई हार। ऐसे नारे लगाए जाते थे मेरे बारे में। तालियां नहीं मित्रों, तालियां नहीं, सुने हमारी बातों को। मित्रों, अमेरिका के बागानों में मैंने काम किया है, कारखानों में काम किया है, लोहे के कारखानों में जहां जानवर मारे जाते हैं उन कारखानों में काम किया है। जब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो छुट्टियों में काम करके इतना कमा लेता था कि कुछ खाना हम 3-4 विद्यार्थी मिलकर पकाते थे और सस्ते में हम लोग खा पी लेते थे। एक कोठरी में कई आदमी मिलकर रह लेते थे, थोड़ा सा रुपया भी बचा लेते थे, कुछ कपड़े खरीदने के लिए तो कुछ फीस देने के लिए, और बाकी हर दिन रविवार की छुट्टी भी हुआ करती थी। 1 घंटा रेस्टोरेंट में, होटल में या तो बर्तन धोया करता था या वेटर का काम किया करता था। तो शाम को, रात को खाना वहां मिल जाया करता था। दिन का खाना मिल गया, किराया कहाँ से मकान वालिद को देना है, बस हमको इतना ही करना था। बराबर 2-3 लड़कों के साथ हमने बिताया कई वर्षों तक। 2 चारपाई भी कमरे में नहीं थी, 1 चारपाई थी और उसी पे हम 2 सोते थे। एक कोई अमेरिकन लड़का रहता था, हम दोनों साथ सोते थे, एक ही रजाई हमारी होती थी। इस गरीबी में मैं पढ़ा। इतवार के दिन या कुछ और टाइम में यह जो होटल का काम, उसको छोड़ करके जूते साफ करने का काम शू शाइन पार्लर में भी मैंने किया। उससे लेकर कमोड साफ करने का भी, टॉयलेट साफ करने का भी काम मैंने किया। होटलों में भी काम किया। वहां जब बीए पास कर लिया, स्कॉलरशिप मिल गई। 3 महीने के बाद जब मैं असिस्टेंट हो गया डिपार्टमेंट का, ट्यूटोरियल क्लास लेने लगा तो कुछ आराम से रहा। इस बीच इन लोगों से पूछिए, मेरे इतिहास के बारे में ये जानते हैं और जानकर भी मुझे गालियां देते हैं। अमेरिका में, बिस्कॉमिन में, मेडिसिन में मैं घोर कम्युनिस्ट था। वह लेनिन का जमाना था।
वह ट्रॉट्स्की का जमाना था। पर 1924 में जब लेनिन मरे थे, 1924 में ही मैं मार्क्सवादी बना था। और दावे के साथ कहता हूं, रात रात दावे के साथ कह सकता हूं, उस समय तक जो भी मार्क्सवाद के ग्रंथ छपे थे अंग्रेजी में, मैंने सब पढ़ डाले थे। भारत लौटा था घोर कम्युनिस्ट बनकर, लेकिन मैं कांग्रेस में दाखिल हुआ। कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं दाखिल हुआ? मैंने जो लेनिन से सीखा वह यह सीखा था कि गुलाम देश है वहां के कम्युनिस्टों को हरगिज ही लड़ाई से अपने आप को अलग नहीं रखना चाहिए। यद्यपि उस लड़ाई का नेतृत्व जिसके मार्क्सवादी भाषा में वर्चुअल क्लास में है, तो कम्युनिस्ट को भी वर्चुअल क्लास का साथ देना चाहिए। इसी सोच के कारण मैं मार्क्सवादी होने के बावजूद भी कांग्रेस से जुड़ा। पहली बार जो मैंने नोट की है आपसे कहने के लिए, वह इस सरकार के बारे में। आज से 3 दिन पहले अब्दुल गफूर साहब मुझसे मिलने आए, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं। बहुत प्रेम से मिले। उसके 2 दिन के बाद चंद्रशेखर बाबू मिलने आए, वह भी मुझसे बहुत प्रेम से मिले। लेकिन प्रधानमंत्री से लेकर दीक्षित जी से नीचे तक सब लोग मुझे डेमोक्रेसी का सबक सिखाते हैं। इनमें से किसी को कोई अधिकार नहीं है जो जयप्रकाश नारायण को लोकतंत्र की शिक्षा दे, लेकिन वे जयप्रकाश नारायण को शिक्षा देने की हिम्मत करते हैं। और उनकी हरकत तो देखिए, शांतिमय प्रदर्शन, शांतिमय जुलूस के लिए हजारों लोग आ रहे हैं। प्रदेश के कोने कोने से छात्र आ रहे हैं, किसान आ रहे हैं, मजदूर आ रहे हैं, मध्यम वर्ग के लोग आ रहे हैं। कहीं पैदल आ रहे हैं, कुछ बसों से आ रहे हैं, कहीं रेलों से आ रहे हैं, तो कोई ट्रक भाड़े पे लेकर आ रहे हैं, डीजल अपना खरीद कर आ रहे हैं, तो कोई बैलगाड़ी से आ रहे हैं। जहां तहां उन्हें रोका जा रहा है, इनको लाठियों से पीटा जा रहा है, गिरफ्तारियां की जा रही है। अनायास कोई कारण नहीं है, फिर भी इन्हें रोका जा रहा है, इनकी गिरफ्तारियां की जा रही हैं। और यहां हमसे आके सब मीठी मीठी बातें करते हैं। इन्होंने जिद की है, इस रास्ते जुलूस नहीं जाएगा, इसमें से यह खतरा है तो इसमें वह खतरा है। मुझे कोई खतरा कहीं दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन जब उन्होंने कहा कि शायद जेल तोड़ने की कोशिश हो तो उन्हें गोलियां चलानी पड़े, तो मैंने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। आंदोलन हमारा किसी दूसरे उद्देश्य से हो रहा है, बीच में डायवर्सन हो जाए, रास्ता ही भटक जाए, हम लोग यह नहीं चाहते। तो चलिए, जो आप कहते हैं वही मान लेते हैं। तो ये बिगड़े भी होंगे छात्र, उधर से जाना था, आप इधर से आए हो, आपको जो रोका गया होगा तो आप गुस्सा भी किए होंगे, पर हमें डाइवर्ट नहीं होना है। हमें इस क्रांति को मंजिल तक पहुंचाना है किसी भी परिस्थिति में। क्योंकि वे उन लड़कों को ले आए और एक दूसरी बिल्डिंग में खड़ा करके, जो लड़के हमारी छात्र संगीत के हैं वहां जेल में हैं, उनको जुलूस दिखाने के लिए ले आए। मैं नहीं जानता हूं कि अंग्रेजी सरकार के जमाने में भी इस प्रकार का व्यवहार हुआ या नहीं। लोग रेलों से उतार लिए गए, बसों से उतार लिए गए, टिकट था उनके पास, लेकिन बेटिकट लोग भी उतार लिए गए और सबको जेल में डाल दिया गया। मुजफ्फरपुर की रिपोर्ट आपने अखबारों में पढ़ी होगी, सारे डिवीजन में क्या क्या नहीं हुआ है। शर्म नहीं आती इन लोगों को? डेमोक्रेसी की बात करते हैं, मुझे डेमोक्रेसी के पाठ पढ़ाते हैं। डेमोक्रेसी में जनता का अधिकार नहीं है? जहां भी चाहे शांतिपूर्ण सभा नहीं कर सकते, जहां भी चाहे शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर ले, ये जनता का अधिकार है डेमोक्रेसी में। राज्यपाल के यहां जाना हुआ तो लाखों की तादाद में जाएंगे, असेंबली में जाना होगा तो भी लाखों की तादाद में जाएंगे। अभी असेंबली चुनाव सामने में है, उनको पूरा अधिकार है। हिंसा करे कोई तो ये दूसरी बात है, हमें हिंसा नहीं करना है, हमें अपना प्रदर्शन बस शांतिपूर्ण करना है। हमसे मिलने आए पुलिस के उच्च अधिकारी ने कहा, बड़े उच्च अधिकारी ने कहा, मैं नाम लेना उनका यहाँ ठीक नहीं समझता हूँ। मैंने दीक्षित जी के मुंह से सुना, जयप्रकाश नारायण जी नहीं होते तो बिहार जल गया होता। जयप्रकाश नारायण के बारे में आप ऐसा सोचते हैं, ऐसा निम्न सोच रखते हैं? जयप्रकाश नारायण के लिए ही सारा क्यों होता? तो उनके नेतृत्व में यह प्रदर्शन, यह सभा होने वाली है, क्यों लोगों को रोकते हो आप? जनता से घबराते क्यों हो आप? जनता के आप प्रतिनिधि हो, किसकी तरफ से शासन करने बैठे हो आप?
आपकी हिम्मत की लोगों को पटना आने से रोक ले। यह उनकी राजधानी है, आपकी राजधानी है। यह पुलिस वालों का देश है क्या? यह जनता का देश है। डूब जाना चाहिए इन लोगों को, ऐसी नीचता व्यवहार करने वाले को डूब जाना चाहिए। मैं कठोर शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, मैं बहुत कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करता, लेकिन यह कार्यक्रम में बाधा डालते हैं। ये इनका नीचता का व्यवहार है। अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वे लोगों के दुश्मन हैं। जो डेमोक्रेसी का दुश्मन है वो लोगों के दुश्मन है। जो जनता के शांतिपूर्ण कार्यक्रम में बाधा डालते हैं, उनकी गिरफ्तारियां करते हैं, उन पे लाठियां चलाते हैं, गोलियां चलाते हैं, क्या यही डेमोक्रेसी है? इसे बदलना चाहिए। जयप्रकाश नारायण, छात्र, युवक सब मिलकर इसे बदलेंगे, क्योंकि जो भी आंदोलन इस देश में आज यहां से उठेगा उसका नेता युवक होगा, छात्र रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं होगा। तालियां नहीं, आप हमारी बात सुने। मित्रों, एक बात तो यह कहनी थी, मैं जानता हूं अभी यहां मंच पर बैठे डॉक्टर रहमान चिंता में पड़ गए होंगे मुझे जोर से बोलते हुए देखकर। मेरे हृदय पे बुरा असर होगा जोर से बोलने का, मैं भी समझता हूं, पर जरा मैं अब अपने आप को बांध कर बोलूंगा। अभी हाल में मैं बेल्लोर में था तो हमारे परम मित्र स्नेही उमाशंकर जी दीक्षित पटना आए थे। उन्होंने मेरे संबंध में कुछ अच्छी अच्छी बातें कही, साथ साथ कई प्रश्न भी उठाए। मेरा उनका बहुत पुराना संबंध है 32-33 के आंदोलन का। उसमें वह और हम दोनों अंडरग्राउंड बंबई में रहा करते थे। हम और वो दोनों अंडरग्राउंड नेता हुआ करते थे। और सदानंद जी जो कि फ्री प्रेस के मालिक थे, उनकी स्थापना की थी, हम लोग उन्हीं के साथ रहते थे। सदानंद जी उन्हें ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा करते थे। सदानंद जी उमाशंकर दीक्षित जी को ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा करते थे। वो मुझे भी कुछ पदवी से पुकारा करते थे, पर मैं अपनी प्रशंसा नहीं करूंगा। उस समय दीक्षित जी हमारे परिचय और हमारी घनिष्ठता बहुत ही ज्यादा थी। हमारी मित्रता हुई, और अंडरग्राउंड जमाने की जो मित्रता होती है वो बहुत ही ठोस होती है। चाहे हम कहीं भी रहे, वह कहीं रहे, ठोस ही रहती है। उसके बाद हम एक दूसरे के मित्र आज तक बने हुए हैं। कुछ ऐसे मित्र हैं जिनके भाव अच्छे हैं। हमारे पुराने मित्र जो सोशलिस्ट पार्टी में थे या जो नहीं भी थे, चाहते हैं कि जयप्रकाश नारायण और इंदिरा जी में कुछ मेल मिलाप हो जाए। तो मित्रों, मेरा किसी व्यक्ति से झगड़ा नहीं है, किसी व्यक्ति से झगड़ा हो भी नहीं सकता, चाहे वो इंदिरा जी हो या कोई और हो। हमें तो नीतियों से झगड़ा है, हमें तो सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। जो कार्य गलत होंगे, जो नीति गलत होगी, जो सिद्धांत गलत होंगे, जो पॉलिसी गलत होगी, चाहे वह कोई भी करे, मैं उसका विरोध करूंगा ही करूंगा। अपनी अकल के मुताबिक जो मुझे समझ में आएगा मैं बोलूंगा ही बोलूंगा। हम लोग इनकी तरह नौजवान थे उस जमाने में, लेकिन यह जरूरत होती थी कि हम लोग भी बापू के सामने हम कहते थे कि हम नहीं मानते बापू की यह बात। और बापू में इतनी महानता थी कि वह बुरा नहीं मानते थे, फिर भी हमें बुलाकर बड़े प्रेम से समझाते थे महात्मा गांधी जी। और उनकी आलोचना भी मैंने की है। उस जमाने में भी मैं घोर मार्क्सवादी था, बाद में लोकतांत्रिक समाजवादी बना। किंतु बापू के मृत्यु के बाद, कई वर्षों के बाद 1954 में जब मैं सर्वोदय आया बिहार में, जहां जवाहरलाल जी भी थे, जवाहरलाल जी को मैं अपने बड़े भाई के रूप में मानता था। मैं उनको हमेशा भाई ही कहता था। उनका बड़ा स्नेह था मेरे ऊपर, पता नहीं क्यों मुझे वह बहुत मानते थे। मैं उनका बड़ा आदर और प्रेम करता था, लेकिन उनकी कटु आलोचना भी मैं करता था। उनमें भी बड़ा बड़प्पन था। अक्सर तो उन्होंने हमारी आलोचना का बुरा नहीं माना, लेकिन पटना फायरिंग पे जो मैंने उन्हें बयान दिया था, मैं मानता हूं वो बयान बहुत सख्त भाषा में मैंने प्रयोग किया था, उस पर वो बहुत नाराज हुए थे। लाल बहादुर शास्त्री जी कश्मीर के मामले में जो कुछ भी उन्होंने किया, मैंने उनकी भी आलोचना की, उनको तार भी दिया था। यह बहुत गलत काम किया है आपने, इससे कश्मीर के सवाल को हल करने में आपको दिक्कत होगी।
थोड़े ही दिनों में, मात्र 18 महीनों में वो चल बसे। यह देश का दुर्भाग्य है। इंदिरा जी से जो मेरे मतभेद हैं, वे जवाहरलाल जी से भी मतभेद थे। उनसे जो कहीं ज्यादा गंभीर और सीरियस है, जवाहरलाल जी से पर राष्ट्र की नीतियों के संबंध में, स्वराष्ट्र के संबंध में अधिक उनसे हमारा मतभेद नहीं था। तिब्बत के मामले में मतभेद था, चीन के मामले में मतभेद था, हंगरी के मामले में मतभेद था। और मैं कोई गर्व नहीं करता हूं, मैंने उस समय जो आलोचना की हंगरी के मामले में, जो कुछ कहा जवाहरलाल जी ने, बाद में उन्हें मानना ही पड़ा। तिब्बत के बारे में मेरी जो बात नहीं मानी उन्होंने, लेकिन जब चीन ने उनको धोखा दिया तो उस धोखे के कारण उनके हृदय में ऐसी चोट लगी कि 2 वर्ष में ही वो चल बसे, संभल नहीं पाए। ऐसा घाव लगा जब चीन ने आक्रमण किया। वह कभी उम्मीद नहीं करते थे, आशा नहीं करते थे कि चीन ऐसा करेगा। थोड़ी इनकी भी गलती थी। तो परराष्ट्र नीतियों के संबंध में मतभेद था, उनसे अंतर्देशीय प्रश्नों में नहीं था उनका मतभेद। अब एक बात ले लीजिए जिनके चलते बहुत ज्यादा करप्शन राजनीति में है, वह क्या है? इलेक्शन का खर्चा, चुनाव का खर्चा। करोड़ों रुपए वे चुनाव में खर्च करते हैं। एक तरफ गरीबी हटाओ के नारे लगवाए जाते हैं, समाजवाद का नारा लगवाया जाता है, और यह सब रुपया ब्लैक मार्केट के लोगों से आप इकट्ठा करते हैं। अनकाउंटेड मनी है, करोड़ों रुपए, जिसका कोई हिसाब नहीं, कोई किताब नहीं। आज से नहीं, बरसों से मैं पुकार रहा हूं भाई, इस चुनाव की पद्धति में आमूल परिवर्तन होना चाहिए। चुनाव का खर्च कम करना चाहिए। अगर चाहते हैं कि आप गरीब उम्मीदवार खड़ा हो सके, मजदूर उम्मीदवार खड़ा हो सके, किसान उम्मीदवार खड़ा हो सके, गरीब पार्टी जो गरीब की पार्टी है वो अपने उम्मीदवार खड़ा सके, ऐसा कोई सुनता कहां है? सुनता कहां है कोई? प्रेस रिपोर्टों से पता चलता है इस आंदोलन के द्वारा मैं दल विहीन लोकतंत्र की स्थापना करना चाहता हूं। दल विहीन लोकतंत्र सर्वोदय के विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है, और उस विचार का प्रचार पिछले वर्षों में करता रहा हूं, और ग्राम सभाओं के आधार पर दल विहीन प्रतिनिधित्व स्थापित हो सके हैं। इसका प्रयत्न भी मैं करता रहा हूं, परंतु वर्तमान आंदोलन के संदर्भ में मैंने दल विहीन लोकतंत्र का जिक्र कतई नहीं किया है। फिर भी मेरे पुराने विचार को लेकर लोक जनता में, विशेषकर बुद्धिजीवियों में काफी भ्रम फैलाया जाता है। केवल अपने कम्युनिस्ट भाइयों के भ्रामक प्रचार की सफाई के लिए इतना ही कहूंगा कि दल विहीन लोकतंत्र तो मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के मूल उद्देश्यों में से एक है। यद्यपि वह देश दूर का है। मार्क्सवाद के अनुसार समाज जैसे जैसे साम्यवाद की ओर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे राज्य स्टेट का क्षय होता जाएगा। अंत में एक स्टेटलेस सोसाइटी कायम होती है। वह समाज अवश्य ही लोकतांत्रिक होगा, बल्कि उसी समाज में लोकतंत्र का सच्चा स्वरूप प्रकट होगा, और वह लोकतंत्र निश्चय ही दल विहीन होगा। जब स्टेटसलेस सोसाइटी, शासन मुक्त समाज बनता जाता है, तो वह शायद ही दलयुक्त होगा। आश्चर्य है कि कम्युनिस्ट बंदियों को अपने इस मूल सिद्धांत का विस्मरण हो गया। जहां तक वर्तमान आंदोलन का प्रश्न है, मेरी या अन्य किसी न छात्रों की, न विपक्षी राजनीतिक दलों की, न सर्वोदय के सेवकों की यह कल्पना है कि इससे दल विहीन लोकतंत्र पैदा हो। इस आंदोलन से दल विहीन लोकतंत्र की स्थापना का कल्पना हमारा कतई नहीं है। हमारा मानना है इस जन आंदोलन से एक ऐसी मजबूत दल का निर्माण हो जो राष्ट्र को एक नए पथ पे ले जाए। इस विधानसभा का विघटन हो जाएगा तो 6 महीनों या वर्ष भर में भी चुनाव हो जाएगा, तो वर्तमान कानून या चुनाव प्रणाली के अनुसार ही होंगे। विधानसभा के विघटन की संभावनाएं तो यही है कि वर्तमान कानून तथा नियम आदि के अंतर्गत ही पुनर्निर्वाचन होना चाहिए। इसलिए प्रश्न उठता है कि पिछले सप्ताहों में कई बार उठा भी है कि उस हालात में विधानसभा के विघटन से क्या लाभ होगा। मुझे खेद है कि उसका उत्तर पिछले दिनों मैंने बार बार दिया, पर इसको समझने की कोशिश थोड़ी ही लोगों ने की है। इसके लिए मैं आपको फिर से बता दूं मैं कैसा विघटन चाहता हूं। इसलिए बार बार मुझसे यह सवाल होता है कि जयप्रकाश नारायण वर्तमान चुनाव पद्धति और विधानसभा के चुनाव में कौन सा विकल्प पेश कर रहे हैं। मेरा अपना विकल्प चूंकि नए ढंग का है, जो घिसे पिटे राजनीतिक चिंतन से भी भिन्न है, इसलिए वह लोगों की समझ में नहीं आता। अगर मैं यह कह दूं कि मेरा विकल्प यह है कि मैं इस आंदोलन और संघर्ष में से एक नई पार्टी का निर्माण करूंगा, तो सब लोग मेरी बात आसानी से समझ लेंगे और इसके बाद मेरी आलोचना शुरू हो जाएगी, यह आदमी केवल अपनी सत्ता के लिए छात्रों और जनता के आंदोलन का दुरुपयोग कर रहा है।
लेकिन जब मैं कोई और नई बात कहता हूं तो इसको समझने की कोशिश कम होती है या नहीं ही होती है। तो क्या है मेरा कहना? संक्षेप में यह है कि आज की परिस्थिति में आम जनता का, आम मतदाता को केवल इतना ही अधिकार प्राप्त है कि वह चुनाव में अपना मतदान करे, परंतु मतदान प्रक्रिया में न तो स्वच्छ और स्वतंत्र होती है, न उम्मीदवारों के चयन में मतदाताओं का हाथ होता है, और न चुनाव के बाद अपने प्रतिनिधियों पे उनका कोई अंकुश रहता है। मैं इन दोनों कमियों को दूर करने का प्रयत्न कर रहा हूं। बस मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बस अंतिम कुछ पैरा हैं, आप उन्हें सुने। अपना देश बहुत पिछड़ा हुआ है, इसलिए बावजूद इसके कि हमारे लोकतंत्र की स्थापना है। विकसित देशों के लोकतांत्रिक समाज में जो प्रतिभावी शक्तियां हैं, यानी परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करने वाली शक्तियां होती हैं, जनमत का जो प्रबल प्रभाव प्रतिनिधि का निरंतर पड़ता है, जो स्वतंत्र और साहसी प्रेस, पत्र, पत्रिकाएं रोल होते हैं, शिक्षित समुदाय का जो वैचारिक और नैतिक असर है, वह इंफ्रास्ट्रक्चर का यानी जनता का शासन के बीच की रचना का यह नितांत अभाव है। हमारे देश में इसका नितांत अभाव है। ऐसी स्थिति में हमारा लोकतंत्र केवल नाम मात्र का रह जाता है। इस पूरी अंतरिम संरचना का, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण तो एक दिन में नहीं हो सकता, परंतु उसके अभाव में आम जनता या मतदाता मतदान के सिवा कोई भी पार्ट अदा नहीं कर सकता, जिसके परिणाम स्वरूप मंत्री तथा विधायक निरंकुश और स्वच्छंद हो जाते हैं और जनता का किसी प्रकार का अंकुश न उन पर रहता है, सिवाय इस भय की कि अगले चुनाव में जनता यदि चाहे तो उनको वोट नहीं दे। परंतु यह भय भी रुपया, जाति, बल प्रयोग, मिथ्याचरण आदि के कारण निष्प्रय हो जाता है। अब चूंकि प्रदेश के छात्र, युवक और सर्वसाधारण जनता जागृत हो गई है, अब आगे बढ़ रही है और कुछ नया चाहती है, वर्तमान परिस्थिति में परिवर्तन चाहती है। अब इस परिस्थिति का लाभ उठाकर मैं चाहूंगा कि आज जो असंगठित जनता है उसमें ऐसी शक्ति आ जाए कि वह सही आदमी का चुनाव कर सके तथा चुनाव के बाद अपने प्रतिनिधियों के आचरण पर यथासंभव अंकुश रख सके। और इस संबंध में मेरे कुछ सुझाव हैं। एक तो यह कि जब विधानसभा का अगला चुनाव हो तो हमारे छात्र समिति, जनसंघर्ष समितियां मिलकर आम राय से अपना एक उम्मीदवार खड़ा करें, अथवा जो उम्मीदवार खड़े किए जाएं उनमें से किसी को सबको मान्य हो। यदि इन समितियों के बीच आम राय नहीं होती है तो हम कोई ऐसा रास्ता बनाएंगे जिससे आपस में फूट हुए बगैर ये समितियां अपना उम्मीदवार खड़ा कर सके या किसी एक उम्मीदवार पर अपनी मान्यता दे सके। इस प्रकार के चुनाव में जनता का एक बहुत बड़ा पार्ट होगा, यानी कि जनता और छात्रों की संघर्ष समितियां उम्मीदवारों के चयन में अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी। दूसरी बात यह कि जब भी कोई उम्मीदवार अमुक चुनाव क्षेत्र से जीतेगा, उसके भावी कार्यक्रमों पर कड़ी निगरानी रखनी पड़ेगी और यह काम संघर्ष समितियां करेंगी। और अगर उस क्षेत्र का प्रतिनिधि गलत रास्ता पकड़ता है तो उनकी इस्तीफा देने के लिए संघर्ष समितियां उन्हें बाध्य करेगी। इस प्रकार से जनता का अंकुश इन लोगों के ऊपर हमेशा लगा रहेगा। यह आज की तरह उच्छृंखल, आज की तरह निरंकुश और स्वच्छंद वो नहीं रह पाएंगे। इस सिलसिले में एक और बात स्पष्ट करना आवश्यक है कि जो संघर्ष समितियां छात्रों की या जनता की बन गई है या बन रही है, उनका काम केवल शासन से संघर्ष करना नहीं है, बल्कि उनका काम तो समाज के हर अन्याय और अनीति के विरुद्ध संघर्ष करने का भी होगा। और इस प्रकार से इन समितियों के लिए बराबर एक महत्वपूर्ण कार्य करना पड़ेगा। गांव के छोटे अफसरों और कर्मचारियों की, चाहे वो पुलिस हो या अन्य किसी भी प्रकार के जो घूसखोरी चलती है, उसके खिलाफ भी संघर्ष समितियों को संघर्ष करना पड़ेगा। साथ साथ जिन बड़े किसानों ने बेईमानी या फर्जी बंदोबस्तियां की है, उनका भी विरोध उन संघर्ष समितियों को करनी पड़ेगी। उनको दुरुस्त करने के लिए संघर्ष हमेशा करना पड़ेगा। गांव में तरह तरह के अन्याय होते हैं। मेरी कल्पना है कि ये समितियां उन अन्यायों को भी रोकेगी और इस प्रकार से जनता की या छात्रों की ये निर्दलीय संघर्ष समितियां अस्थायी रूप से कायम रहेगी और केवल लोकतंत्र के लिए ही नहीं बल्कि सामाजिक, आर्थिक, नैतिक क्रांति के लिए अथवा संपूर्ण क्रांति के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य करती रहेगी। उम्मीद
है आप सब लोग जयप्रकाश नारायण जी के इस भाषण को बहुत ही हृदय से समझे होंगे। उसको अनुवाद करने की आवश्यकता नहीं है। जो जयप्रकाश नारायण जी इस भाषण से लोगों को क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या मैं उम्मीद करूं आप लोग इस भाषण से समझे हैं। हाँ,